नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि बिहार में इन दिनों राहुल गांधी जो यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, क्या इस यात्रा में राहुल गांधी का कद बिहार में काफी ज्यादा बड़ा हो गया है? अगर हम महागठबंधन के लिहाज से देखें तो क्या कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को चुना है वो लोगों को अपील कर रहा है? क्या एसआईआर का जो मुद्दा है वो लोगों को इस कदर अपील कर रहा है कि लोग कई तरह के मुद्दे लेकर के आ रहे हैं और राहुल गांधी को अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं? तो क्या माना जाए कि कई जगह पर जो मीडिया रिपोर्टिंग हुई है कि कांग्रेस के झंडे ज्यादा दिखते हैं, आरजेडी के कम दिखते हैं, तो महागठबंधन में भी कांग्रेस का कद बड़ा हो रहा है क्या? इन तमाम बातों को समझने का हम प्रयास करेंगे कि दरअसल राहुल गांधी की यात्रा जो कि 17 तारीख से शुरू हुई है और 1 तारीख को खत्म होगी, क्या कांग्रेस को रिवाइव बिहार में कर देगी? और कांग्रेस का रिवाइवल अगर बिहार में होता है तो क्या इससे आरजेडी को खतरा है क्या? क्योंकि कई जानकार ऐसा कहते हैं कि अगर कांग्रेस का रिवाइवल नॉर्थ इंडिया में होता है तो सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो कांग्रेस की घटक दल को है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। दरअसल है क्या, या कांग्रेस अभी भी आरजेडी के बगैर अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकती है, या कांग्रेस 80 के दशक वाली स्थिति में अब पहुंचने की स्थिति में आ गई है? हम तमाम बातों की चर्चा करेंगे कि वो कौन सा मुद्दा है जो लोगों को अपील कर रहा है, वो कौन सा मुद्दा है जिस वजह से लोग सड़कों पर आ रहे हैं, या ये सिर्फ यूफोरिया है जिस वजह से लोग राहुल गांधी को देखने बाहर आ रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव बिहार पहुंचने वाले हैं, आज एमके स्टालिन बिहार पहुंचे हैं। जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, वो भी राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रही हैं। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि महागठबंधन इस यात्रा के जरिए मजबूत होगा, कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि 2020 का परिणाम याद करिए तो आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था, लेफ्ट का परफॉर्मेंस भी अच्छा था, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और यही वजह थी कि महागठबंधन सरकार बनाने में चूक गई थी। इस बार क्या होने जा रहा है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए कि नेता क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत पिछले 9 दिन पूर्व जो बिहार के सासाराम जी से विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जो किया, उससे सत्ता पक्ष में हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मचा हुआ है और यह सत्ता पक्ष जान चुका है कि राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के नेता वोटरों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें कामयाबी उनको मिल रही है, अपार जन समर्थन मिल रहा है। हर जिले में जहां राहुल जी जा रहे हैं लाखों की भीड़ जुड़ रही है, संवाद स्थापित हो रहा है और राहुल गांधी जी लोगों को यह बता रहे हैं कि आपका ये अधिकार है वोट डालना, और उसमें वोटबंदी की बात तो सत्ता पक्ष द्वारा गरीब गुरुओं के लिए की जा रही है। यह हक उनका छीनने का प्रयास किया जा रहा है और साथ में उनके इस अभियान को मजबूती देने के लिए तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उनके कंधे से कंधे मिलाकर सुबह दिन दोपहर शाम यात्रा कर रहे हैं और वोटरों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से लीड राहुल गांधी जी ले रहे हैं, क्योंकि वो महागठबंधन के और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, बड़े नेता हैं, और तेजस्वी यादव जी भी बिहार के बड़े नेता हैं और वो भी इनके साथ चल रहे हैं। आप लोगों की नज़र में अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर इंडिया महागठबंधन और तेजस्वी जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी और इंडिया महागठबंधन के सभी नेता बिहार में जो 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर दिए गए हैं, उस संबंध में जो लोगों में गुस्सा है, जो लोगों में रोष है, उसका प्रकटीकरण आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मीडिया का नज़र भारतीय जनता पार्टी की नज़रों से चलता है और हमारी नज़र बिहार की जनता के नज़र से चलता है। इसीलिए बिहार की जनता का जो गुस्सा है, रोष है, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है और आने वाले समय में जब ये वोटर लिस्ट फाइनल सामने आ जाएंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, एनडीए के नेता अपने क्षेत्र में, अपने घर में, अपने गांव में जाना बंद। इस यात्रा का ही कोई आधार नहीं है, ये यात्रा बनती नहीं है।
एसआईआर के लिए प्रशांत भैया पहले ही बोल चुके हैं कि जो लोग एसआईआर होने के बाद भी जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम बच रहा है वो बिहार के अच्छे भविष्य देने के लिए, अच्छा नेतृत्व देने के लिए सक्षम है और काबिल है। एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है और सुप्रीम कोर्ट ने नीडेड डायरेक्शन ऑलरेडी दे रखे हैं। विपक्ष, कांग्रेस, आरजेडी मेन मुद्दों से भटक रही है, मुद्दों की बातें नहीं कर रही है। बिहार का मुद्दा है पलायन, बिहार का मुद्दा है गरीबी, बिहार का मुद्दा है रोजगार, इस पे बात नहीं कर रही है विपक्ष। राहुल गांधी जी मुद्दों से भटक के बात कर रहे हैं और एसआईआर के अगेंस्ट में वोट अधिकार रैली निकाल के वो अपनी पार्टी का भी समय बर्बाद कर रहे हैं और चुनावी जो मुद्दे होने चाहिए उससे भी भटक रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी ने अपनी बातें रखी, जन स्वराज पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने से पहले ये कहा जा रहा था कि क्या ये आम मुद्दा, प्रमुख मुद्दा बन पाएगा। और अगर हम यात्रा की बात करें तो इस मुद्दे की चर्चा हो ही रही है, लेकिन इस मुद्दे के साथ साथ कई तरह के मुद्दे जुड़ जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक, ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी चर्चा भी हो रही है। बड़ा सवाल ये है कि क्या महागठबंधन में कांग्रेस इस यात्रा के जरिए बढ़त बना रही है? क्या जिस कांग्रेस को परजीवी समझा जाता था अब वो सहजीवी होने की स्थिति में आ गई है? क्या कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत बढ़ रही है और सही में राहुल गांधी की ये यात्रा कामयाब हो रही है? इस बारे में हम चर्चा करने के लिए चल रहे हैं अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर खालिद आमिन साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ अरुण यादव जी जुड़े हैं, प्रवक्ता आरजेडी हैं, आपका भी अरुण जी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हैं, राहुल पोद्दार जी। राहुल जी आपका बहुत स्वागत है। और विनय कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनय जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जाना चाहूँगा डॉक्टर खालिद आमिन साहब के पास। डॉक्टर खालिद, ये जो वोटर अधिकार यात्रा है इसमें कांग्रेस के झंडे बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे ये कांग्रेस की यात्रा है। और अब एक तो चर्चा ये होने लगी है कि ठीक है, मुकेश सहनी भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, तमाम नेता, लेफ्ट के भी नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं और बिहार में कांग्रेस रिवाइव करती हुई दिख रही है। कांग्रेस को लोग अब सीरियसली लेने लगे हैं फिर से। क्या इन सारी बातों को जानकर के आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं? थैंक यू। अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस को लोग सीरियसली ले रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, तो हमें खुशी हुई और आपका हम स्वागत करते हैं आपके इस वक्तव्य का। अब रही बात कि ये यात्रा यहाँ कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वीआईपी हो और भी कम्युनिस्ट पार्टियां हो, वो सारे लोग इसमें शामिल हैं। और हमारे यहाँ जब से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जो भी बातें हो रही हैं या जो भी प्रोग्राम हो रहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा तय करके वो किया जा रहा है। तो इसमें बड़े और छोटे की कोई बात नहीं है, ये पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी की प्लानिंग का एक हिस्सा है, जिसमें वोट चोरी को हम लोगों ने पकड़ा है और उसको जन जन तक ले जा रहे हैं, जिसका अपार हम लोगों को सहायता मिल रही है, लोगों की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है और हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। नहीं, आप लेकर के चल रहे हैं, लेकिन एक खबरें जो हमारे पास आ रही हैं कि इस यात्रा के बाद से आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल रहा है। अब आप ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, कम सीट पर तैयार नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आप दबाव बना रहे हैं। क्या ये सच है? और यही वजह है कि 2 दिन पहले राहुल गांधी से पूछा गया कि भाई तेजस्वी आपको पीएम बनाने की बात करते हैं, आप सीएम के तौर पर उनको घोषित क्यों नहीं कर रहे? क्या तेजस्वी जी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया कि घोषित नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो भी घोषणा हो रही है या भी जो भी प्रोग्राम हो रहा है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत सारी पार्टी आपस में मिल बैठ करके तय कर रही है। और बॉडी लैंग्वेज और सूत्र के बारे में हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन ने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को कि आप लोग उस सूत्रों पे यकीन न करें, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा है। हम लोगों का जो भी डिसीजन है या जो भी हम लोग पाथवे बना रहे हैं वो आपस की कोऑर्डिनेशन से बना रहे हैं। और ये यात्रा या उसकी कामयाबी
जो इसमें सबसे बड़ी कामयाबी हमें ये दिख रही है कि हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो सपोर्टर हैं, वो हम एक दूसरे में मिल गए हैं। ये ग्राउंड पे लोगों का अमूमन होता था कि गठबंधन बनता था और नेता मिल जाते थे, लेकिन सपोर्टर और वर्कर नहीं मिल पाते थे। यहाँ सपोर्टर और वर्कर एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस यात्रा का और हम इससे बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। चलिए, आप उत्साहित रहिए और हम चाहेंगे कि आपका ये उत्साह कामयाब रहे। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो बातें हमारी अच्छी लगती हैं उसको आप वेलकम करते हैं, और जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं तो आप इशारा कर देते हैं कि आपके संयोजक सूत्र को लेकर के क्या कहते हैं। तो चलिए, ये आपका अपना देखने का नजरिया है, वो आपने कह दी अपनी बातें, लेकिन ये उत्साह कब तक बरकरार रहेगा ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। अरुण यादव जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं राहुल पोद्दार जी के पास जाना चाहूंगा। पहले राहुल पोद्दार जी, एसआईआर का मुद्दा आप लोग को परेशान कर रहा है क्या, या आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि यह सिर्फ यूफोरिया है, लोग राहुल गांधी प्रियंका गांधी को देखने आ रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है? पंकज जी, मैं आपके विषय पे आता हूं। एसआईआर का मुद्दा जो ये लोग कर रहे वोट चोरी का, ये वोट चोरी का मुद्दा नहीं है। परिवार को बचाने के लिए ये यात्रा निकालने हैं। राहुल गांधी जी को पूछिए कि आप 15 अगस्त को लाल किला पे नहीं जाकर 17 अगस्त को आप बिहार पहुंच जाते हैं। इसका मतलब कि आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, राजनीति सर्वोपरि है। आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी गरिमा है, आपको जाना चाहिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन आपको एसआईआर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा है, राष्ट्र बड़ा मुद्दा नहीं दिख रहा है। प्रियंका गांधी जी की बात करें, कल प्रियंका गांधी जी बिहार आई, हमारी बहन आई। आपने देखा होगा पंकज जी, उत्तर प्रदेश में कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की महिलाओं को छोड़कर भागकर वायनाड चली गई। अब बिहार आई है, बिहार में तो भाई और बहन तो आ गई है, अब जीजा का कमी है, जीजा भी आ जाए। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी बिहार को पर्यटक बना लिए हैं। कभी कहते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री आएंगे, रेवंत रेड्डी आएंगे, कभी कहते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आएंगे, तो अब पर्यटक बना दिए क्या बिहार को? बिहार चाहता है विकास, बिहार चाहता है रोजगार। हम लोगों ने काम कर 20 सालों में पंकज जी दिया है। और मैं कहना चाहता हूं, विकास के नाम पर हम लोग लगातार अक्सर बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह कल 26 योजनाओं पे हम लोगों ने मोहर लगाई, हमारी सरकार ने लगाई, और कहने का काम किया 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे नए में। और हम लोगों का डबल इंजन का मतलब होता है कि सबका साथ सबका विकास। और बिहार में नीतीश कुमार जी 7 निश्चय पार्ट 1 चलाए, पार्ट 2 चलाए, अब पार्ट 3 की सौगात देने की बात कर रहे हैं। हमेशा हम विकास की बात करें, एक तरफ वंशवाद का पाया खड़ा है बिहार के अंदर, तेजस्वी जी भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं, राहुल गांधी जी भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। 38 सालों के बाद, 35 सालों के बाद बिहार की इनको चिंता हुई। राहुल गांधी जी को लोकसभा के चुनाव में एक बार भी नहीं बिहार आए 2024 के लोकसभा में, लेकिन उनको बिहार अब याद आ गया क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। और मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, और कांग्रेस भी आपको नेता नहीं मान रही है 20 सालों में। कमलनाथ जी आपको नेता मान ही नहीं रही है, जनार्दन द्विवेदी आपको नेता मान ही नहीं रही है, शशि थरूर आपको नेता मान ही नहीं रही है, राजस्थान के गहलोत साहब आपको नेता नहीं मान रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, बघेल साहब पूर्व मुख्यमंत्री नहीं। चलिए, नहीं, पर बिहार में लोग अच्छी संख्या में आ रहे हैं, बिहार में लोग अच्छी संख्या में, और अगर लोग नेता मानने लगेंगे तो जनार्दन द्विवेदी को भी मानना पड़ेगा, शशि थरूर को भी मानना पड़ेगा। ये बात तो राकेश जी ये मानेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि लोगों की भीड़ का मतलब ये है कि वो वोट में तब्दील हो ही जाएगा। हमने बहुत सारे स्टार का कैंपेन देखा है, बहुत संख्या में लोग आते हैं, लेकिन परिणाम कुछ और दिखाई पड़ता है। इसलिए अंतिम परीक्षा तो चुनाव है, और चुनाव का परिणाम ही मोहर लगाता है कि कौन सी पार्टी विजय हुई, जनता ने किस पे ज्यादा विश्वास जताया। अरुण यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण यादव जी, कांग्रेस सफल होती दिखाई पड़ रही है। जो मुद्दा कांग्रेस ने चूज किया है उससे कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बिहार में बढ़ता जा रहा है,
और खबर जो दिल्ली में आ रही है कि अब कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है, क्या कांग्रेस के बढ़ते ग्राफ से आप लोग परेशान हैं? देखिए पंकज जी, सवाल सफल और सफल को लेकर नहीं, ये जो यात्रा है सत्ता के लिए यात्रा नहीं निकाली गई, वोटर अधिकार यात्रा। हमारे साथी राकेश जी ने ठीक ही कहा, बिहार विकास चाहता है, बिहार रोजगार चाहता है, बिहार उन्नति चाहता है, बिहार शिक्षा चाहता है, बिहार सुरक्षा चाहता है। तभी तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात करते हैं। और आप देख रहे हैं 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार, 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन्होंने शिक्षा को चुराने का काम किया, रोजगार को चुराने का काम किया। चारों तरफ क्या स्थिति, सुरक्षा देने में असफल हुई है सरकार, यहां तक अब वोट भी चुराने का काम किया। तो ये जो यात्रा है, वोट का अधिकार यात्रा, जो आम आवाम को संविधान ने दिया है, नागरिक को दिया है एक वोट का अधिकार संविधान ने, उस वोट के अधिकार पर चोट करने का काम किया एनडीए ने, चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग को यह पता था या नहीं था, भाजपा को जानकारी था या नहीं था कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और इन्होंने गलत जगह हाथ डाल दी। नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो आपकी बात नहीं मानी है। अरुण जी, जो आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आपकी बातों को इंडोर्स नहीं करती है। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट ने, आप तो बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आपके चैनल को सारे लोग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो विपक्षी दलों के बातों पर ही मुहर लगाई। शुरुआती दौर से तेजस्वी यादव जी जो कह रहे थे, लगातार जितने आदेश आए सुप्रीम कोर्ट का, सारा आदेश हमारे पक्ष में, करारा तमाचा चुनाव आयोग के गाल पर लगा, एनडीए पर लगा। ये तो हमारी जीत है, तब तो आज जगह पर आई है। या तो शुरुआती दौर से हम कह रहे थे, चुनाव आयोग को हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते आ रहे थे, तो मानने को तैयार थे ही नहीं। उनको पता है ही नहीं कि ये लोकतांत्रिक देश है हमारा, यहां कोई चाहेगा तानाशाही रवैया अपनाने के लिए तो उसका चलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं सड़कों पर जनसैलाब, गली गली से एक ही आवाज गूंज रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। यह सुनकर चुनाव आयोग भी कह रहा है, भाग मोदी भाग, अब तो चोरी पकड़ी गई। सदमे में है एनडीए के लोग। चारों तरफ जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया वोटर अधिकार यात्रा, और इस धरती पर जो भी संविधान के मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में आस्था है, सारे लीडर आ रहे हैं वोट की रक्षा के सवाल पर, लोकतंत्र की रक्षा के सवाल पर, संविधान को बचाने के लिए। और बिहार का बच्चा बच्चा सड़कों पर उतर पड़ा है। ये देखने वाली नजारा है। और बिहार की धरती ने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से पूरे देश को संदेश दे दिया कि यह लोकतंत्र की भूमि है और हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और संवैधानिक पद पर बैठकर और सत्ता के इशारे पर कोई चाहेगा बाबा साहेब के संविधान के इधर उंगली उठाना और उसे तहस नहस करना, ये नहीं चलने वाला है, जिसके कारण आज सदमे में है एनडीए के लोग। और देखिए तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। इसलिए आज जो देख रहे हैं ना हुजूम, और आप लोग जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं पंकज जी, वो बातें नहीं है सर्वाइव करने की। ये वो 3-13
यहाँ लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, चलिए संविधान बचाने की लड़ाई है, ठीक है, प्रेस का अधिकार बचाने की लड़ाई है। और उस अरुण लड़ाई जी में अरुण जी आम अरुण जी आदमी कूद पड़ा है। अरुण जी अभी और भी मौके आएंगे, आपको बहुत कुछ बोलना है। बिल्कुल, लोकतंत्र भी बचाइए, बिल्कुल। बिहार का विकास भी करिए, इसी के लिए आप हैं बिल्कुल। राजनीति में। मैं विनय जी से जानना चाहूंगा। विनय जी, आप बिहार की राजनीति से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एसआईआर के मुद्दे के जरिए जो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी ने की है, उसको कितना सफल होता हुआ आप वहां की जमीन पर देख रहे हैं? अनम्यूट करिए। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों से कोई आंदोलन वगैरह में थी नहीं। कांग्रेस पार्टी का बिहार में जनाधार खिसक रहा था। अब कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतरी है और जमीन पर एक मुद्दा कांग्रेस पार्टी को चाहिए और उस मुद्दे को भुनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है बिहार में। और खास करके जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है देश में, राहुल गांधी, वो बिहार में घूम रहे हैं, वो अपनी बातों को कह रहे हैं। और चुनाव क्या है कि चुनाव परसेप्शन का खेल है और परसेप्शन बनाने में राहुल गांधी कामयाब हुए हैं कि मतदाता सूची से मतदाताओं का नाम कटा है। हालांकि मेरे पास जो सूचना है उसमें जो मतदाता एनडीए के समर्थित है उनका ही ज्यादा नाम कटा है, क्योंकि उनके मतदाता बाहर रह रहे हैं। और मतदाता सूची का देखिए, ये पुनरीक्षण तो नियम सम्मत होता है, लेकिन अब चुनाव के समय ये हो रहा है, तो इसको लेकर इसलिए कांग्रेस पार्टी, चूंकि जनता के बीच एक भ्रम पैदा किया जाता है और भ्रम पैदा करने की भी कोशिश की जाती है और उसमें कुछ सही होता है कि कुछ गलत होता है। एक आपको बता दें कि भाखड़ा नंगल बांध जब बन रहा था तो वहां के एक बड़े नेता थे, समाजवादी नेता, और उन्होंने एक आंदोलन चला दिया कि भाई जो पानी बांध से पानी बिजली तैयार किया जा रहा है, वो बिजली के कारण पानी की शक्ति ही खत्म हो जाएगी, जो पन बिजली बनाया जाता था। और उसके कारण वो 2-3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे। मनीराम बागड़ी उनका नाम था। तो अब इस तरह से मुद्दा और जनता के बीच हाँ, ले जाया जाता है। हाँ। तो देखिए, कई बातें हैं। अभी इमरजेंसी के दौरान देखिए तो उस समय क्या नारा लगता था, गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है। लेकिन इंदिरा गांधी के त्याग को जब हम लोग भी बच्चा थे तो हम लोग भी ये समझते थे, लेकिन जब बाद में चीजों को पढ़े और जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तो जेपी उनसे मिलने जाते हैं और जेपी पूछते हैं कि भाई इंदु, तुम्हारा खर्च कैसे चलेगा। आप समझ सकते हैं, जो भारत की प्रधानमंत्री रही, जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी रही, जो मोतीलाल नेहरू की पोती रही, उसका खर्च कैसे चले, इसके लिए जेपी चिंतित थे। तो इंदिरा जी जवाब देती है कि पिताजी के कुछ पुस्तकों के रॉयल्टी से जो पैसा आएगा उसी से मेरा जीवन यापन, और कुछ जो पैसा जमा उसी से चलेगा जीवन यापन। तो ये स्थिति थी। लेकिन उसके बारे में अगर आप 75-76 का अखबार देखिए तो इंदिरा गांधी के बारे में तरह तरह की बातें की जाती थी। इसी तरह से आप देखिए 89 में बोफर्स का मुद्दा बना, 65 करोड़ का डील था। उस समय जो हम लोग कवर करने जाते थे तो कई नेता कहते थे कि भाई बोफर्स क्या है, ये तोप खरीदा गया, इससे भूसगोला निकलेगा। लालू जी कहते थे कई बार हम लोगों से कि जो ऐसा तोप खरीदा गया। लेकिन अगर ये बोफर्स का तोप नहीं होता तो कारगिल में हम चुनाव नहीं जीत पाते। कारगिल के समय यह सिद्ध हुआ कि सबसे सफल तोप रहा बोफर्स का। तो लेकिन चुनाव में मुद्दा बना, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए। तो एक देश में माहौल पैदा हो गया और पूरा देश बीपी सिंह के तरफ चला गया और राजीव गांधी के कामों को नकार दिया जनता ने, और बाद में तो उनकी मौत ही हो गई। तो चुनाव के समय कुछ मुद्दा बनाया जाता है और जनता उस मुद्दा में कितना उसको शरीक करने में नेता सफल होते हैं। मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह का मामला है। हालांकि इसका भी मैसेज है जनता में, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, क्योंकि जो कागज पत्तर मांगा जा रहा है। और देखिए, जहां तक मतदाता सूची में गड़बड़ी का सवाल है तो हम लोग तो लंबे समय से बिहार को जानते रहे, कवर करते रहे। मतदाता सूची में गड़बड़ी शुरू से होता रहा है।
कुछ मतदाता जिन्हें मरने के बाद भी उनका नाम नहीं हटता है, कुछ मतदाता का नाम दो दो तीन तीन जगह हम लोग देखते रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं, पहले से होता रहा है। हाँ, अब इसको कैसे ठीक किया जाए, पूरी तरह से मतदाता सूची को बेहतर कैसे किया जाए, मुझे लगता है कि इसमें सभी दलों के जो बीएलओ वगैरह हैं, जो नीचे के कार्यकर्ता है, हर बूथ पर है, तो उनको सहयोग करके उसको ठीक कराने में, और कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप होना चाहिए कि अगर एक मतदाता का, क्योंकि अब तो मतदाता सूची में क्या है कि आप आधार से भी लिंक करते हैं, अगर आधार से लिंक करते हैं तो कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि अगर एक मतदाता का नाम कहीं है तो दूसरी जगह उसका नाम नहीं। होता क्या है, जैसे आप अगर पटना में रह रहे हैं, नहीं तो ये विनय जी वो सारी बातें ठीक है, पर एक बात आपको याद होगा, चूंकि आप भूत की राजनीति की भी बात करते हैं, मुलायम सिंह यादव कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार नहीं होते थे। अखिलेश यादव कर रहे थे, मुलायम सिंह ने नाराजगी व्यक्त की थी और उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में कहा था कि अगर आप कांग्रेस के साथ गठजोड़ बनाते हैं और आप दोनों को एक तो सफलता मिलेगी नहीं, लेकिन अगर मिलेगी तो सबसे बड़ा खतरा आपको ही होगा, मतलब समाजवादी पार्टी को ही होगा, ऐसा मुलायम सिंह ने कहा। 2017 में करारी हार हुई और क्या हश्र हुआ आप जानते हैं। उसके बाद फिर से अलायंस हुआ, वो भी कारगर साबित नहीं हुआ। बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस बिहार में मजबूत होती है तो क्या आप मानते हैं कि वो तमाम पार्टियां जो धर्म निरपेक्षता को लेकर के अक्सर बात करती रही हैं, बीजेपी के खिलाफ दिखाई पड़ती हैं और खासतौर पर आरजेडी सबसे आगे है, तो कांग्रेस का ग्रोथ आरजेडी के लिए खतरा का सबब हो सकता है? देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात है, इस देश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी एक समय में। पूरा देश में वो मुखिया से लेके सरपंच से लेके देश के प्रधानमंत्री तक उसके होते थे। तो उसी पार्टी के टूटने से और उसी पार्टी का विरोध करने से क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ। चाहे वो तेलंगाना में आप देख लीजिए, चाहे वो तमिलनाडु में देख लीजिए, चाहे वो आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, चाहे वो बिहार में देख लीजिए, चाहे वो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तमाम जगह कांग्रेस पार्टी के विकल्प में क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो झारखंड में देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जैसे हुआ। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठ बढ़ने से कांग्रेस और लेफ्ट का सफाया हो गया। एक दिन विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे थे बातचीत में, रविन्द्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा, कि सबसे ज्यादा नुकसान लेफ्ट का हुआ और कांग्रेस का हुआ। तो जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे नुकसान कांग्रेस का ही हुआ है, कांग्रेस ही कमजोर पड़ी है और लेफ्ट पार्टी भी कमजोर पड़ी है। लेफ्ट पार्टी का भी जिस तरह से धीरे धीरे देश में, खास करके सीपीआई का तो सफाया लगभग हो गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, सीपीएम का भी लगभग सफाया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। हम अब मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे यह समझना चाहूंगा कि बिहार में हर राजनीतिक दल का कोई ना कोई सामाजिक अधिकार है, कोई ना कोई जाति उसका आधार वोट बैंक है। बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आप कौन सी जाति समाज को अपना वोटर मान रहे हैं? क्योंकि बार बार यह सवाल उठता है कि कोई भी जाति या समाज अब कांग्रेस का वोट बैंक नहीं रहा है। तो इस यात्रा के दौरान क्या अब सब जाति का जुड़ाव आप अपनी तरफ देख रहे हैं मुद्दों के आधार पर, या जातीय समीकरण भी आपके साथ जा रहा है? देखिए, जो हम ये वोट अधिकार यात्रा लेके चल रहे हैं, इसमें जो वोट की परेशानी है वो एक जाति के लिए नहीं है, वो सारी जाति के लिए। उसमें सवर्ण के भी वोट कट रहे हैं, उसमें दलित के भी वोट कट रहे हैं, उसमें बैकवर्ड कास्ट के भी वोट कट रहे हैं, उसमें ओबीसी के भी वोट कट रहे हैं, वो सारे, और उसमें मुस्लिम्स के भी वोट कट रहे हैं। तो हम तो सारे लोगों की बात कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ये मेरा वोटर कटे या दूसरे का वोटर, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हर इंसान को एक वोट का जो अधिकार दिया है, वो अधिकार उसको मिलता रहे, उसकी हानि ना हो। हम इसके लिए मैदान में हैं और यही काम कर रहे हैं। तो ये काम सारी जातियों के लिए हो रहा है, तो हमारा वोट बैंक तो सारी जातियों में है और हम शुरू से सबको लेके चलते हैं। हम धर्म, जात, रीजन आधारित राजनीति नहीं करना चाहते हैं।
नहीं, आप धर्म और जाति रीजन आधारित राजनीति करना नहीं चाहते हैं, पर एमके स्टालिन आपके साथ स्टेज शेयर करेंगे, वो कैंपेन में आए हैं। उनके सुपुत्र ने क्या कहा था आपको याद होगा कि सनातन और कोविड की जो तुलना उन्होंने की थी कोरोना वायरस की, उसको लेकर के बहुत बवाल मचा था। आपको लगता है बिहार की जनता या सनातन को मानने वाले लोग इस बात को बड़ा इजीली ले लेंगे, क्योंकि मुद्दे तो उठने लगे? पंकज जी, एक चीज हम कहना चाहेंगे, यहाँ जोड़ना चाहेंगे कि नेता कब क्या कहता है इस पर मत जाइए। केवल अगर आपको यही देखना है तो एक शो कर दीजिए, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए क्या कहा और अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा। 15 से 25 का एक शो चला दीजिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा नेता किस तरह की बातें करते हैं। नहीं, वो नेता क्या कह पर आम लोगों के लिए डीएमके के एक एमपी ने बिहारियों के लिए क्या कहा? भाई ये बात तो उठेगी ना। रेवंत रेड्डी ने क्या कहा बिहार के लोगों के लिए, ये बात उठेगी ना। यही नीतीश कुमार के डीएनए पर जब प्रधानमंत्री ने आवाज उठाई थी तो नीतीश कुमार ने बिहार के अस्मिता से जोड़ा था ना। 2015 में भारी मैंडेट मिला था। तो सवाल यह है कि बिहारियों के अस्मिता से जोड़ा जाएगा तो फिर आप कैसे साबित कर पाएंगे कि हर जाति, हर पंथ, हर मजहब को आप साथ लेकर के चलना चाहते हैं? मुझे लगता है राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मेरी बात तो सुन ले। हाँ ठीक है, आप बोल दीजिए, राकेश जी जवाब देंगे। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी नेता आ रहे हैं उन्होंने अपने वोट, अपने एरिया, और चूंकि वो लोकल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, उसको देखते हुए कोई बयान दिया तो बाद में उन्होंने खेद व्यक्त किया। लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया के डीएनए पे सवाल उठाने का मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे राज्य के डीएनए का सवाल उठाता, और हम सारे लोगों ने लाइन लग के अपने बाल के सैंपल भेजे थे कि डीएनए चेक कीजिए, हमारे डीएनए में कोट नहीं है। उन्होंने आज तक उस पर खेद व्यक्त नहीं किया। चलिए, बात निकलेगी तो तलक जाएगी। हाँ बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। वही तो मैं समझना चाह रहा हूं। मुझे लगता है अब राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी जवाब दीजिए। देखिए पंकज जी, अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब को हम मानते हैं, समय लगेगा। लेकिन बाबा साहब को जब चुनाव लड़ रहे थे तो बाबा साहब के चुनाव हराने के लिए इन लोगों ने 17,000 वोटों को काटा गया था ताकि बाबा साहब चुनाव हार जाएं। और मैं बार बार कहना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू जी को 1 वोट पड़ा था और 14 वोट वल्लभ भाई पटेल को पड़ा था। तब भी कौन से इलेक्शन का डाटा लेके आते हैं? कौन से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये वाला डेटा लेके आते हैं? जरा मुझे आप बताइए। सुनिए, अरे भैया, अरे सुन लीजिए मेरे महोदय, कहाँ कौन लड़ा था, किसके खिलाफ लड़ा था, कौन सा इलेक्शन हुआ था, कौन से राज्य में हुआ था? मतलब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आएगा वो सारी जगह आप लोग घुमा दीजिएगा। नहीं, एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, बोलिए राकेश जी। खालिद जी, इनको पता होगा। अब मैं चलो वहां की बात नहीं करते, हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं। इंदिरा गांधी जी ने कामदेव सिंह को भेजा था जो बेगूसराय के थे। उनको कहा गया था कि स्पष्ट रूप से आप बिहार जाइए, बिहार में मतदाता सूची को किसी तरह तैयार कीजिए और मतदाता पेटी को कैसे लूटा जाए। ये तो सब मीडिया के लोग साथियों ने दिखाने का काम किया। अरे तो वो तो बेगूसराय के ही रहने वाले थे राकेश जी। बेगूसराय क्या बेचते, वो तो बेगूसराय के ही रहने वाले थे। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, बेगूसराय के थे और उन्होंने कामदेव सिंह को इंदिरा गांधी जी ने भेजा था। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी पे आते हैं। राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद एक ही वंशवाद की बात करते हैं। एक तो तेजस्वी प्रसाद जी अपने पिताजी की पार्टी चला रहे हैं, दूसरा विरासत बिहार के अंदर खोज रहे हैं। और कांग्रेस ने बिहार को दिया क्या? कांग्रेस ने 18 मुख्यमंत्री बिहार को दिया, सिर्फ एक मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण बाबू जी, 17 मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल पलायन था। 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 16 दिन इनके कार्यकाल थे कांग्रेस के 17 मुख्यमंत्रियों का। आज कांग्रेस बिहार में आई। 1977 में बेलछी गांव इंदिरा गांधी जी आए। 38 साल बाद राहुल गांधी जी को दलितों की याद आती है कि बेलछी गांव आना है। और मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी लोकसभा के चुनाव में नहीं आए, विधानसभा के चुनाव में आए। प्रथम बार जैसे ही आए कि 17 महीने की सरकार इनकी चली गई, उसमें इन्होंने कहा कि जाति जनगणना सही नहीं हुई। तो किस राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं? दूसरी बार आए, बिहार के अंदर अराजकता फैलाते हुए कहा कि हम एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे, सोनू को हटाने का बात किया। तीसरी बार बिहार में आए तो आते ही बेलछी गांव
और छात्रों से मिलने का काम किया। जो छात्र का समय इनका था कि विपक्ष के नेता, एक गरिमा थी, इनको 4 बजे का समय दिया गया था, ये 2 बजे ही पहुंच गए। यहाँ भी अराजकता फैलाने की कोशिश की कि बिहार के मुख्यमंत्री जी मुझे मिलने नहीं दिया जाता है। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं और एक बार और कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। 14 अगस्त का बयान, सुप्रीम कोर्ट का हल्फनामा सुन लीजिएगा, याचिका सुन लीजिएगा। योगेंद्र यादव को फटकार लगा, संजय यादव को फटकार लगा, फटकार तो कपिल सिब्बल को फटकार लगा, सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, चुनाव का प्रवक्ता नहीं। जब हमारे पे आरोप लगाते कि वोट चोरी का, तब मैं इस बात को सुन लीजिए। और 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप पढ़ लीजिएगा। आप तो दूसरे को कहते हैं यूनिवर्सिटी से पढ़ाते हैं, आप पता नहीं आप कौन यूनिवर्सिटी के में पढ़ के आते हैं। मैंने तो तारीख भी बताने का काम किया, इतने तारीख हमने कहा कि आधार कार्ड होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने घंटा किया कि आधार कार्ड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम पे सवाल उठाया जिसको हम लोगों ने कहा। सुप्रीम कोर्ट तो सारी अपनी बातें कर रहा है। मैं गरिमा से बोलता हूं, मैं जिनके इनके बीच में नहीं बोला। और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बिहार को दिया क्या। एक घंटा एक आदमी को आप सुन लीजिए, अरे आप मेरे भाई खालिद भाई सुन लीजिए, लड़ने से कुछ फायदा नहीं होगी, जनता ही आपको निर्णय देगी। सुन लीजिए, और अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, अरे खालिद भाई सुन लीजिए, हल्ला गुल्ला करने से कोई फायदा नहीं, हल्ला गुल्ला करने से कोई फायदा नहीं। मैं एक तारीख बता दूंगा। नहीं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आपको प्रवक्ता कांग्रेस डॉक्टर खालिद साहब, आपको हमने कब समय नहीं दिया ये बताइए। कब आपको हमने बोलने का मौका नहीं दिया, आपने बोलना चाहा और हमने आपकी आवाज बंद कर दी हो। ये कौन सा चलन आप लोग सीख रहे हैं साहब कि ये बीजेपी की आवाज है, तो ये बीजेपी की बात बोली जा रही है। सारी मीडिया को आप लोग उसी तरीके से पेंट करते हैं। ये सारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। आपने क्या बोलना चाहा जो हमने मना कर दिया, ये बताइए। आप बिल्कुल जवाब दीजिए, आप बोलेंगे आपका हम स्वागत करते हैं। बोलने दीजिए डॉक्टर खालिद को। राकेश जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए डॉक्टर खालिद, क्या बोलना चाह रहे हैं? इन्होंने पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को नागरिकता का आधार नहीं माना है। ऐसे बीच में टोकिएगा तो फिर कैसे बोल पाएगा आदमी। हाँ बोलिए ना। इन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की बात की। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनाया, सरकार कांग्रेस की थी। कहां ये बात करते हैं? जो संविधान हमें इतना खूबसूरत मिला उसके पीछे कांग्रेस की सोच थी, ताकि बाबा सिंह भीमराव अंबेडकर साहब के हाथ में गई। फिर इन्होंने कहा कि दलित की बात 38 साल और 40 साल। अरे हमने तो सबकी बात की है, सबको चलाया है। और इन्होंने कांग्रेस ने क्या किया बिहार में? आज भी स्कूल जो आप जा रहे हैं ना, आपके बच्चे, जिसको नीतीश कुमार ने खराब किया और भाजपा की सरकार ने, वो स्कूल की बिल्डिंग, ज्यादातर स्कूलों की बिल्डिंग कांग्रेस के सरकार के टाइम की बनाई हुई है। यूनिवर्सिटीज ज्यादातर बनाई हुई है, 2-4 गिनती गिनके, हॉस्पिटल ज्यादातर, इवन ब्लॉक हॉस्पिटल, पंचायत बिल्डिंग तक हम लोगों की बनाई हुई, आज भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या किया है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना के दिया जो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, एक मिनट, ये बात खत्म कर लें, ये बात खत्म कर लें। जी हाँ, कमीशन को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप आधार कार्ड क्यों नहीं शामिल करते, हमारी तो विपक्ष की सिर्फ 2 ही मांगे ही थी कि एक टाइमिंग पे हमने सवाल उठाया था कि अब जब इलेक्शन के मूड में बिहार जा चुका है तो अब ये नया चीज क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि इनको इतना फ्लोटिंग वोटर्स हर जगह घुसाना होता है, यहाँ घुसाने का ये हर जगह ये चोरी कर रहे थे। जब इनकी पकड़ी जाने लगी तो इन्होंने डकैती का योजना बनाया। सीधा सीधी मैं बता रहा हूँ, मैं चुनाव आयोग को इसमें कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, आपने कटघरे में खड़ा कर लिया। अब आप आरोप लगा रहे हैं, आप फैक्ट्स पे जवाब देना चाह रहे थे। वो बातें हमने आपकी सुन ली। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आधार कार्ड यूज करने के लिए, नहीं आधार कार्ड यूज करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को ही नागरिकता का आधार नहीं माना है। लोगों के पास 1 मिनट 100% लोगों के पास जो दस्तावेज है उसमें आधार कार्ड है, बीपीएल कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड है। और वही आधार कार्ड है जो बायोमेट्रिक अकेला कार्ड है, जिसमें एक आदमी 2 आधार कार्ड नहीं बना सकता। फिर तीसरा मामला ये है कि जितने भी 11 डॉक्यूमेंट ये कह रहे हैं उसका बेस कार्ड वो आधार कार्ड है। तो हम तो वही कह रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है आज के डेट में।
मैं आप पंकज जी इस पे जवाब दे देता हूँ। 11 दस्तावेज अरुण जी आ रहा हूं, बस 2 मिनट दीजिए। हाँ हाँ 11 दस्तावेज के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार लिंक कार्ड जरूरी है लेकिन अनिवार्य भी नहीं है, दोनों बात उन्होंने कहा, अनिवार्य भी नहीं है, हम नागरिकता अनिवार्य पहचान कहाँ पत्र कर के रहे लिए हैं भाई? आधार कार्ड नहीं। हम तो कह रहे हैं उसको शामिल कीजिए साथ में, अनिवार्य कहाँ कह रहे हैं? हम कहाँ कह चलिए रहे हैं कि चलिए इसकी नागरिकता चलिए इस पे हम लोग बात करेंगे। इसके मुझे लग रहा है ज्यादा डाइग्रेस डाइवर्ट हो रहे हैं, ज्यादा डाइग्रेस ज्यादा। पंकज जी मैं एक और बात कहना चाहता हूं, यात्रा पर ही बात कर लेते हैं। इन्होंने कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा निकाला, तोड़ने जोड़ने की बात तो ये लोग करते, भारत पहले जुड़ा हुआ था, टूटा नहीं है। 4 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट, ये सुन लीजिए मेरे भाई, मैं डेटा पे बात कर रहा हूं। समय का ख्याल रखिए। अच्छा ठीक है अरुण जी एक सवाल बड़ा सीधा आता है, और सीधा सवाल ये है कि हर चुनाव में हमने ये देखा, और ज्यादातर चुनाव में, जैसे आप 2015 भी लड़े थे तो ये बड़ा क्लियर था कि नीतीश मुख्यमंत्री होंगे। 2020 जब लड़े थे तो भी साफ था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। इस बार ऐसा अलग क्या है जो कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर घोषित नहीं कर रही है? आरजेडी बार बार कहती है लेकिन कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करती है। देखिए, नजरिया अपना अपना अलग अलग है आप लोगों का, सोचने का, बोलने का। और शुरुआती दौर में ही हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कह दिया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब पहली बैठक उपरांत पीसी में उन्होंने कहा इंतजार का मजा लीजिए। अब समय आने के बाद ये भी हो जाएगा। लेकिन पंकज जी, बिहार की जनता ने तो तय कर लिया है। नहीं, पर राहुल गांधी तय नहीं कर पा रहे ना, राहुल गांधी तय नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह वरू तय नहीं कर पा रहे हैं अरुण जी। नहीं ठीक है पंकज जी, हमने तो कहा थोड़ा समय का मजा लीजिए ना, इंतजार का मजा लीजिए। तो फिर कैसे ये सवाल, फिर आपकी कैसे दुकानदारी चलेगी? डिबेट तो होगा ही नहीं। वो तो आप भी जानते हैं कि बिहार का चेहरा कौन होगा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जनता की पहली पसंद कौन है। सी वोटर ने भी कहा मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता किसे पसंद करती है। मतलब पूरा रामायण खत्म हो गया। अब सीता किसकी पत्नी है यही नहीं किसी को पता। ये तो गजब सवाल है। तो इसमें कहीं कुछ नहीं है। और ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए छोड़ के रखे हैं, तो बीच बीच में थोड़ा मनोरंजन आप लोग कैसे करिएगा, टाइम पास कैसे होगा? डिबेट का कुछ चाहिए ना मुद्दा। तो लगातार आप लोग फिर सारा ट्रेलर में ही फिल्म दिखा दिया जाएगा, तो फिर मजा नहीं आएगा ना पंकज जी। अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे वंशवाद वंशवाद। अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी को कह दीजिए ना इस्तीफा दे देना। वंशवादी पार्टियों के सहारे केंद्र में सरकार चला रहे हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। यहाँ भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पाठशाला के विद्यार्थी सम्राट चौधरी जी को डिप्टी सीएम बना दिए हैं। और वो भी उनके माता जी, पिताजी, भाई सारे के सारे तो राजनीति में ही थे। तो इनको ये नजर नहीं आता। और पंकज जी ये लगातार सवाल उठा रहे थे और बातें भी बोल रहे थे। क्या चुनाव आयोग ने 65 लाख मतदाताओं का जो नाम डिलीट किया, क्या ये सच साबित नहीं हुआ? क्या जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा करने का काम किया? ये क्या सच साबित नहीं हुआ? क्या गुजरात का व्यक्ति भाजपा का प्रभारी यहाँ मतदाता बन गया, वहां भी वोट डालता है, यहाँ भी वोट डालता है। कई एनडीए के नेताओं का नाम स्पष्ट सामने आया, कई जगह, कई विधानसभा क्षेत्रों में। ये क्या गड़बड़ झाला है रे भाई? जब चोरी पकड़ा गई है तो ये समय दिया जाएगा, आए हुए हैं जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जरा अरुण जी की बातों का जवाब, अरुण जी की बातों का जवाब थोड़ा मैं भी दे दूं। इस बार आपने हमारी दुकानदारी का बहुत ध्यान रखा, लेकिन 2020 में नहीं रख पाए थे। 2015 में आपने हमारी दुकानदारी का ध्यान नहीं रखा,
लेकिन 2025 में देखिए, नहीं 2025 में आपने मीडिया की दुकानदारी का ध्यान रखते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, मैं वही जो आपने कहा वही बात मैं आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं। हाँ। आप बताइए, एनडीए ने आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया? हाँ, एनडीए नीतीश, अच्छा मैं एनडीए का प्रवक्ता तो हूं नहीं, एनडीए से भी सवाल करता हूं, नहीं एनडीए से ही सवाल करता हूं, एनडीए से, लेकिन ये तो स्पष्ट है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन आप 2020 में भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाए थे, तेजस्वी चेहरा थे, ये बात आप जान लीजिए। 2015 में चेहरा थे। देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, ये इस बार भी चेहरा है, तो लगातार हम तो कह रहे हैं ना। नहीं आप कह रहे हैं तो राहुल जी से सवाल 2 दिन पहले ही तो पूछा गया था, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। आपके नेता ही चेहरा हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, पर राहुल जी ने साफ साफ नहीं कहा। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। थोड़ा सा इंतजार करिए ना, मजा इंतजार कर लेने में क्या दिक्कत? ये हाँ, जब सवाल नहीं ठीक है, वो हमें इंतजार, और तेजस्वी यादव जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, यानी मजा लिए, उन्होंने मजा लेने का काम किया, पत्रकारों से नयन में नयन डालकर। आपने देखा होगा उस समय का दृश्य, अगर याद होगा तो विजुअल देख लीजिएगा। तो सारा चीज विनय जी तेजस्वी यादव जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। देखिए विनय जी जन विश्वास का, हाँ नहीं मैं आ रहा हूँ, राकेश जी आ रहा हूँ, राकेश जी, विनय जी, एनडीए हो महागठबंधन हो, जहां तक सीट को लेकर के तो एनडीए में भी हम लोग सवाल करते हैं, एलजेपीआर क्या 20 सीट पर मान जाएगी? महागठबंधन के भीतर हम लोग ये सवाल जरूर उठाते हैं कि कांग्रेस क्या 50 पे मान जाएगी, या मुकेश सहनी क्या 15 पे मान जाएंगे? डिप्टी सीएम नहीं मिला तो मुकेश सहनी क्या बने रहेंगे? ये सवाल तो वाजिब है ना। अब ये सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि इसका सीधा जवाब मिलता नहीं है। मैं बोलूं, इसमें ऐड ऑन कर दूं कुछ? विनय जी अनम्यूट करिए। दरअसल है क्या कि लोग जवाब देना नहीं चाहते हैं। जैसे पत्रकारों का काम तो है सवाल पूछना, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सवाल भी पूछा जा रहा है विपक्ष से, पक्ष से सवाल कम पूछा जा रहा है, तो ये भी एक मामला है। और दूसरी बात है, अगर आप महागठबंधन में चेहरा खोजते हैं तो एनडीए में भी तो चेहरा हो। ये चुनाव की अपनी अपनी रणनीति होती है, हर दल या हर गठबंधन अपनी रणनीति तय करता है। आप देखेंगे एनडीए को ही अगर आप देखते हैं, कई राज्यों में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, वहां भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, या राजस्थान में किसी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया गया और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। अभी भी यहां अगर आप बिहार में करेंगे तो बिहार में तो बड़ा चेहरा आज की तारीख में राहुल गांधी है, बड़ा, और उनके साथ है लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, कम्युनिस्ट के लीडर, तमाम लीडर हैं। तो ये एक सामूहिक चेहरा दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक रणनीति के तहत महागठबंधन अपना चेहरा घोषित नहीं कर रहा है। वैसे तो हर कोई जान रहा है कि भाई सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, आरजेडी गठबंधन में लीडर की भूमिका में है, और उसके सबसे बड़े नेता आज की तारीख में तेजस्वी यादव हैं। तो अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह बार बार कहते रहे हैं कि भाई तेजस्वी के अलावा कौन चेहरा है, बताइए, सवाल भी पूछते रहे अखिलेश सिंह जी। तो मेरा मानना है कि एक रणनीति के तहत कि कहीं ये नहीं हो कि कभी कभी क्या होता है कि लोग को दिखाया जाता है कि भाई पहले जो भूत था लालू यादव के समय क्या होता था, जैसे नीतीश कुमार बार बार बोलते हैं 2000 पहले का बिहार याद है न, तो वो बिहार याद नहीं आए
इसलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी को अभी चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा है, कांग्रेस कर रही है। लेकिन ये तय है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर इस महागठबंधन को बहुमत मिलेगा तो। चलिए, आपने मध्य प्रदेश राजस्थान की बात की, लेकिन विनय जी आपको बता दें कि उस समय भी सवाल उठा था मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा था, रणनीतिक बात थी, लेकिन यह सवाल तो उठता था। क्या यह सवाल नहीं उठा है जब अमित शाह ने यह कह दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा एनडीए का सीएम कौन होगा? तो क्या यह सवाल उठाया नहीं मीडिया ने? यह सवाल क्या नहीं पूछा गया? क्या यह सवाल बार बार फिजा में नहीं है कि नीतीश नहीं बनेंगे सीएम, कोई और बनेगा? सम्राट चौधरी को बार बार जवाब देना पड़ता है। सवाल यह है कि टू रॉन्ग थिंग्स कैन नेवर बी इक्वल। यह बात आप जान लीजिए। अगर आप यही कह दीजिए जो एनडीए कर रहा है वही हम कर रहे हैं, तो आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो सवाल तो तब भी पूछा जाएगा, सवाल तो तब भी पूछा जाएगा। बात यह है कि भाई राहुल गांधी कह देते यह रणनीतिक मसला है, और यह रणनीतिक मसला इसलिए अभी हम डिक्लेयर नहीं करेंगे मुख्यमंत्री हमारा कौन होगा। अखिलेश सिंह कहते हैं, पर अल्लाह वरू तो नहीं कहते हैं। अखिलेश सिंह बड़े नेता हैं या अल्लाह वरू बड़े नेता है? प्रभारी कौन है कांग्रेस के? मैं आपसे समझना चाहता हूं। हाँ, बिहार में तो अखिलेश सिंह बड़े नेता ये आप मानते होंगे, लेकिन प्रभारी जो हैं वही दशा दिशा तय करेंगे ना। राहुल गांधी कौन बोलेंगे वही दशा दिशा तय करेंगे ना। अखिलेश सिंह आज के डेट में तय नहीं करेंगे विनय जी। ये बात मैं भी समझता हूं। अखिलेश जी जो अल्लाह वरू कहेंगे वो ऑथेंटिक होगा, जो राहुल गांधी कहेंगे वो ऑथेंटिक होगा। अखिलेश सिंह कहते रहे उससे क्या होता है? पंकज जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि अखिलेश जी सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। ठीक है, बिहार के नहीं, पर बिहार के प्रभारी अल्लाह वरू हैं। पार्टी का दशा दिशा अल्लाह वरू तय करेंगे। पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी हैं। बिहार के जमीन से परिचित हैं, इसलिए वो जो हकीकत है जानते हैं कि भाई तेजस्वी के अलावा महागठबंधन। पंकज जी, हमें भी समय दिया जाए। हाँ ठीक है, काफी देर राकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए पंकज जी, आप बहुत अच्छे मुद्दे को लेके बिहार में आए कि बिहार की बात, आपका एजेंडा भी है बिहार की बात। तो बिहार की बात में एक तरफ वंशवाद है, एक तरफ विकास है। अब वंशवाद और विकास की बात मैं करूं तो हम अपने विकास की गाथा आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं। इन्होंने अभी वंशवादी लोग कैबिनेट में, चलिए ये वंशवाद पे कोई और दिन हम बात कर लेंगे। वंशवाद पे कोई और दिन बात कर लेंगे हम। पंकज जी सब वंशवाद के बिहार में प्रतीक हैं। नहीं, अब समय की सीमा हम लोग पार कर रहे हैं। आप जरा बता दीजिए आप क्या कहना चाह रहे थे। एसआईआर मुद्दा है, क्या आपकी पार्टी चैलेंज्ड महसूस कर रही है कि बड़ा चैलेंज कांग्रेस से मिल रहा है, और क्या आपको लग रहा है बिहार में कांग्रेस रिवाइव कर रही है? हम इस मुद्दे पर बात करने बैठे। पंकज जी, बिहार में विकास चाहिए, एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार को विकास चाहिए, और बिहार की विकास की गाथा हमने लिखा है। बिहार के अंदर हम लोगों ने लगभग 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया, 18 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। हर गरीब के घर में लगभग 6 करोड़ 15 लाख लोगों का खाता खोलने का काम किया। 15 लाख लोग आज बिहार के अंदर इनकम टैक्स दे रहे हैं। पर वो सारी बात सही है, पर 20 साल से आप सत्ता में हैं तो विकास फिर भी चाहिए। तो लोग तो आपसे सवाल करेंगे ना राकेश जी कि बिहार में विकास क्यों नहीं हो पाया? 2005 के बाद उड़ीसा कहां पहुंच गया और हम अभी भी तमाम इंडिसेज में पीछे रह गए। तो लोग तो सवाल आपसे पूछेंगे क्योंकि आप सत्ता में। उसी तरीके से लोग सवाल आरजेडी से भी पूछेंगे क्योंकि आरजेडी भी 15 साल तक सत्ता में रही। इस बात को आप समझिए। इसलिए जो 35 साल की जब बात होती है तो सवाल के केंद्र में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ही आते हैं, और या फिर आपकी पार्टी आती है जिसके समर्थन से बिहार में सरकार चलती रही है। पंकज जी, हम तो हर बार हर मुद्दे में विकास की ही बात करते हैं। चलिए विकास चलिए हमारा मुद्दा है। चलिए विकास पे भी चर्चा कर लेंगे। खालिद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? गिना दीजिए ना डेवलपमेंट। एक भी कल मैं ये कह रहा था, आपके ने एक बात बोली कि टू रॉन्ग थिंग नेवर मेक राइट। तो भाई
ये जो नेता चुनने का जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ये है कि वो तो जो लोग चुन के आते हैं, इलेक्शन जीत के आते हैं, वो लोग अपने में से एक नेता चुनते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो रॉन्ग नहीं है। और आपके और थोड़ा सा मैं सहूलत दे देता हूं कि जिस दिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देंगे नीतीश कुमार जी को, उसी दिन हम लोग भी कर देंगे। तब तक इंतजार का मजा लीजिए। चलिए, मुझे लगता है कि आपने ये बात कह दिया कि जिस दिन वो घोषित करेंगे उसी दिन आप भी घोषित करिएगा, और तब तक हम इंतजार का मजा लेते हैं, तो वो तो हम ले ही रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए की तरफ से बार बार ये कह दिया गया है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं। ये बहुत क्लैरिटी है। अमित शाह का स्टेटमेंट जरूर है, लेकिन बाकी लोगों का ये क्लैरिटी है। अरुण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है। उनकी बड़े नेता है ये जो राज्य में बिहार की जनता सब जानती है। अमित शाह का बयान है, प्रधानमंत्री जी का बयान आया है? बिल्कुल नहीं आया है। ये जो है अब छोटे भैया नेता का बयान आता है कि भाई नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन अमित शाह जी का कहाँ बयान आया है? प्रधानमंत्री जी आज तक कहाँ बोल पाए? इसलिए उनका तो एम है इस बार जो है कि नीतीश को निगलना है और अपना राज स्थापित करना है, लेकिन वो तो होने वाला है नहीं, क्योंकि बिहार की जनता तैयार बैठी है तेजस्वी यादव जी के अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए। चलिए ठीक है, खदेड़ा होना शुरू हो गया है। हाँ चलिए ठीक है, जो भी होता है बहरहाल हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बिहार में रिवाइव कर रही है, और कांग्रेस का जो मुद्दा एसआईआर का है वो कांग्रेस की रिवाइवल का वजह बन सकता है। और कांग्रेस के रिवाइवल का वजह जो भी हो, एसआईआर है और भी तमाम मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये खतरे की घंटी किसके लिए है? आरजेडी के लिए या बीजेपी के लिए? बिहार की बात में इतना ही। राकेश पोद्दार जी, विनय कुमार जी और तमाम लोग जो हमारे साथ, डॉक्टर खालिद और अरुण यादव जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।